नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स की राजस्थान अध्ययन बुक्स का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास लिखने से पहले कहाँ से जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं और इनके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख अभिलेख भी एक इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अभिलेख किसको कहता है, देखो। शिलालेखों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे मिलते हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे मिलते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के रावल समर सिंह के बारे में जानकारी चीरवा के शिलालेख में मिलती है। और बिजोलिया और घटियाला के अभिलेखों में चौहानों की जानकारी मिलती है। चौहान वंश की जानकारी इन दोनों शिलालेखों में मिलती है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना में। आपको ध्यान रखना है गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है। पहले तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में है और यहाँ पर ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता पूरी ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसे। ये ताम्र संस्कृति के अवशेष सबसे ज्यादा यहाँ पर मिले हैं। ये जोधपुरा और नोहे भरतपुर। जोधपुरा जयपुर में है। जोधपुर नहीं है, जोधपुरा जयपुर और नोहे भरतपुर। यहाँ पर काले एवं लाल मर्दबान मिले हैं। मर्दबान यानी मिट्टी के बर्तन। काले एवं लाल कलर के मर्दबान मिले हैं पर जोधपुरा और नोएडा में। आहड़ एवं गिलूंड में से प्रशस्तर और फलक प्राप्त हुए। प्रस्तर यानी ये पत्थरों से बने नुकीली तीखी चीजें होती हैं, जिनसे आजकल कुल्हाड़ी वगैरह होते हैं, ऐसे ही प्रशस्तर होता था। और ताम्र पत्थर, तांबे से छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख आजकल किताबों वगैरह में लिखे जाते हैं। पहले ये ताम्र पत्र होते थे जिन पर कुछ भी राजा वगैरह नोटिस जारी करते थे या किसी को कुछ देना होता तो ताम्र पत्र में देते थे। आज भी देखते हैं किसी को जमीन वगैरह ताम्र पत्र में दी हुई मिलेगी। साहित्यिक स्रोत आगे देखते हैं। ये इसी अध्याय का पार्ट है साहित्यिक स्रोत। और ये साहित्य स्रोतों में पृथ्वीराज विजय 12वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। पृथ्वीराज विजय के जयानक है, जिसमें चौहानों से संबंधित जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय में आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कौन नहीं जानता है। और अमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। दलपत विलास के लेखक है दलपत सिंह। बीकानेर वचनिका, ये खीड़िया जग्गा द्वारा लिखी गई वचनिका। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जाना जाता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड है। ये सवाल आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि इन्हें इतिहास के पितामह के राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है। इनकी दो किताबें हैं, एक है पश्चिम भारत की यात्रा और एक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आगे देखो, वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। बूंदी बूंदी के राजकवि थे ये सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी वंश भास्कर। और कवि राजा श्यामल दास, इनके द्वारा लिखी गई वीर विनोद के लेखक है कवि राजा श्यामल दास। वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण। पश्चिमी भारत की यात्रा और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। वचनिका है खीड़िया जगह द्वारा लिखित। और दलपत विलास दलपत सिंह। बीकानेर से संबंधित कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ। और अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। कान्हड़ देव जालोर के शासक थे, उनके बारे में लिखा गया है। और अमीर रणथंभौर के नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित। और पृथ्वीराज चौहान को तो सभी जानते ही हैं कहाँ के राजा थे। नहीं पता है तो आप याद रखें ऐसी छोटी छोटी चीजें। अजमेर के राजा थे वो। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेंद्र नाथ रेव द्वारा लिखा गया। वी एन रेव भी कह सकते हैं इन्हें शॉर्ट में।
और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो सिरोही से थे, उन्होंने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ लगभग सभी रियासतों के इतिहास लिखे हैं। ये हो गया अध्याय 3 हमारा पूरा। ये इतनी जानकारी इसमें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे तब देंगे। अभी के इन बुक्स को पढ़ रहे हैं तो इसमें जितनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जा रही है। आगे का अध्याय है अध्याय नंबर 4, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अधिक होने के कारण प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। सबसे पहले प्रस्तर युग या पत्थरों से औजार बनाए जाते थे या कुछ भी बर्तन वगैरह सब पत्थरों से बनाए जाते थे, इसलिए इस युग को प्रस्तर युग कहा गया। पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुड़ा उपकरण भी बनाए गए। पत्थर की कुल्हाड़ी भी मिलती है और गंडासा भी, छुड़ा भी, ये सब पत्थरों से बनाए जा गए, इसलिए इसे प्रस्तर युग कहा गया। प्रस्तर युग के बाद आया ताम्र कांस्य काल, उसके बाद आया लोहे कालीन युग। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया जाने लगा। पहले तांबा का उपयोग किया जाने लगा, बाद में लोहे का उपयोग किया गया। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में मिले, तांबे के अवशेष, और गणेश्वर में मिले और अहाड़ में मिले। और भी मिले होंगे थोड़े थोड़े, लेकिन ये थोड़े प्रमुख है 3 नाम। कालीबंगा राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कालीबंगा। सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हमें कालीबंगा का नाम, कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ, काले कलर के लिए बंगा यानी चूड़ियाँ होती है। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ के किनारे पर सभ्यता स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने द्वती नदी और सरस्वती नदी की घाटी में 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की है। 2 दर्जन यानी 24, लगभग 24-25 पुरा स्थल खोजे हैं अमलानंद घोष ने, ए एन घोष ने। खुदाई किसने की? यहाँ की डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर। आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्या क्या याद रखना मैं बता दूं। एक तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और इसकी यह नदी घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में है। इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और इसकी खुदाई किसने की? बीबी लाल और बीके थापर ने। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो। सिंधु सरस्वती काल का यह नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग। सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उनके काल का यह नगर है जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। उस समय जब प्राचीन कितने वर्षों पहले, उस समय भी इस नगर में ईंटों का प्रयोग किया गया। और मकान में 4-5 बड़े कमरे भी मिले। एक मकान में 4-4, 5-5 कमरे मिले। और लकड़ी एवं ईंटों की नालियां भी मिली व्यवस्थित। जिस प्रकार अब सिटी में नालियां होती है उसी प्रकार व्यवस्थित लकड़ी और ईंटों की नालियां भी बनाई गई थी। और चबूतरे जिन पर अग्निकुंड भी बनाए गए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चबूतरे भी बनाए गए, उन पर अग्निकुंड भी बनाए गए, हवन वगैरह करते होंगे वो लोग। और दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं। ये एकमात्र सभ्यता है राजस्थान की जहाँ पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। और प्राचीर के बाद जुते हुए खेत भी मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। आपको ये सवाल बहुत बार आ चुका है परीक्षा में, और आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि जुते हुए खेत के परिमाण कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत के कंगे, मिट्टी के बर्तन, कांच की चूड़ियाँ या कांच की मन्नियाँ, कांच के मिनके होते हैं ना वो, और खिलौने, ये कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। आपको ये सब एक एक लाइन, एक एक शब्द याद रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से सवाल आ जाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन जो ये मैंने जो लिखा है इनमें से आएगा। आप देखोगे जब एग्जाम के बाद तो आपको यहाँ से जरूर मिलेगा कि सवाल यहाँ से बना था, हमने पढ़ा नहीं था सही से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे है आहार सभ्यता। आहार जिसे अज्ञातपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये उदयपुर में, पर अभी उदयपुर वाले इलाका में ये प्राचीन में थी। और उदयपुर के पूर्व में आहार नदी के किनारे 2 टीलों में विभाजित है ये आहार सभ्यता, जो आहार नदी के किनारे स्थित है। स्थानीय कोट इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते थे, और ताम्रवती या तांबावती के नाम से भी इसे जाना जाता है।
इसे आहड़ को ताम्रवती या तांबावती के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर है, लेकिन ताम्रवती है वो है आहड़, तांबावती के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं 11वीं सदी में आग्यारपुर के नाम से भी जाना जाता था। इनके कितने नाम है आपको सब याद रखना है, धूलकोट, ताम्रवती, तांबावती, आग्यारपुर, आहड़, आग्यारपुर, वो सब आपको याद रखना है। मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी थी और छत बांस और केलू से, और मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी गई थी। और बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी लगाकर छोटे कमरों में बनाए गए थे। छोटे कमरे, बड़े बड़े के हॉल थे, उनको बीच बीच में ये बांस की पर्दियां लगाकर छोटे छोटे कमरों में विभाजित कर दिया गया। और मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले गए जो संयुक्त या सामूहिक भोजन के साक्ष्य थे। ये घर में 4 से लेके 4 5 6 तक चूल्हे मिले हैं जो सामूहिक भोजन के साक्ष्य मान सकते हैं। उच्च कोटि के चावल उत्पादन आहड़ में किया जाता था। उच्च कोटि के चावल का उत्पादन कहाँ पर किया जाता था? आहड़ में। भट्टी नुमा चूल्हा कहाँ पर मिला है? आहड़ में। तांबा पिघलाया जाता था इस भट्टी पर। आहड़वासी बर्तन बनाने में दक्ष थे। आहड़वासी बर्तन बनाने में दक्ष थे। लाल एवं भूरे मर्तबान, आपको ये याद रखना है कि आहड़ में लाल एवं भूरे मिट्टी के बर्तन मिले। 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने आदि मिले हैं। 1951-52 में इसका उत्खनन किया गया, जिसमें तस्तरियां मिले, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने आदि मिले हैं। 26 किस्म के मणिये मिले और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें मिली। आपको ये ध्यान रखना है कि 26 किस्म के मणिये यानी मणके और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें मिली थी। आगे देखो, ये हो गया लगभग, ये सभ्यता वाला अध्याय पूरा हो गया। हम आगे देखते हैं आज़ादी से पूर्व भारत सरकार का स्वरूप, राजस्थान और आज़ादी से पूर्व राजस्थान की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। राजशाही शासन का स्वरूप। राजा कौन? राजा के बारे में जानो। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च। एक राज्य की संपूर्ण शक्ति एक राजा के हाथ में होती थी पहले। आज जनता का शासन है, जनता द्वारा तय किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं। पहले जो राजा सोचता था वही होता था। मंत्री राजा के नीचे काम करने वाले होते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान भी कहते हैं। ये मंत्री राजाओं द्वारा मंत्रिमंडल बनाया जाता था, इसमें किसी जनता की भागीदारी नहीं होती थी। बख्शी, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य काम। आपको ये ध्यान रखना है कि बख्शी किसे कहते थे। वो राजा वगैरह ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता, ये पूछते हैं सेना को वेतन देने का काम और सेना संबंधी जो भी अन्य काम करता है उसे बख्शी। और खजांची का काम होता था आमदनी और खर्च का हिसाब रखने वाला। आजकल जो अकाउंटेंट होता है वही काम खजांची का होता था। परगना अधिकारी, परगनों में शांति व्यवस्था रखने के लिए परगना अधिकारी बनाया गया था। और राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। वो आज भी ग्राम ही है, वो पहले भी ग्राम ही हुआ करती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। जागीरदारी व्यवस्था के बारे में देखो। राजस्थान में जागीरी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। जैसे कि जागीरी व्यवस्था मतलब जो बड़ा राज्य था उनको जागीरों में विभाजित कर दिया गया था और उन पर जो राजा बनता था या उनको संभालता था वो रक्त संबंध के, जैसे बाप से उसके बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बड़ा बेटा, ऐसे ही शासन व्यवस्था संभाल रहे थे। इसमें कोई नया नहीं आ सकता। यदि उस युद्ध वगैरह करके यदि कोई शासन में चेंज कर दे, लेकिन ऐसे नहीं होता था। अंग्रेजों का शासन, फिर अंग्रेजों का शासन आ गया था। ब्रिटिश कालीन भारत 11 प्रांतों से बना हुआ था। ये इंडिया का प्रश्न है, आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना चाहते हैं तो देख लीजिए। ब्रिटिश कालीन भारत 11 प्रांतों से बना हुआ था। अभी राज्य हैं वह उस समय प्रांत कहलाते थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय। ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो 1 अप्रैल 1937 को लागू के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को राजनीति विभाग
की जगह गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। पहले ये राजनीति केंद्र था, फिर इसे गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ये भी सवाल राजस्थान से संबंधित आपको ध्यान रखना है। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। राजस्थान का भौतिक स्वरूप देख लो आगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल राज्य के 15 जिलों में 61% भाग पर फैला है। राज्य के 15, पहले 12 जिले रहे, अभी नए जिलों के अनुसार है, इसलिए राज्य के 15 जिलों में 61% भाग पर फैला है ये थार का मरुस्थल। आपको याद रखना है 61% भाग पर। 40% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल यही है, थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित, सॉरी यहाँ पे मिसटाइप हो गए शायद, या बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को भारतीय महान मरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय महान मरुस्थल बाड़मेर जैसलमेर के भाग को रेतीले मरुस्थल भाग को कहते हैं। अरावली पर्वतमाला, इसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भाग पर, राजस्थान के क्षेत्रफल के 9% भाग पर विस्तृत है अरावली पर्वतमाला। यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम ये गुजरात की साइड सिरोही वगैरह, और उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी दिशा है वो दिल्ली हरियाणा इधर की साइड में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से है। और गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 692 किलोमीटर। इसे आड़ावल या आड़ा आंवला भी कहते हैं, आड़ावल पर्वतमाला भी कहते हैं इसे। राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग अरावली वाला ये। राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के नक्शे को देखोगे, उसमें अरावली पर्वतमाला को देखे तो आधा भाग इधर है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान 2 भागों में यह विभाजित करती है राजस्थान को। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, और इसकी बहुत खुदाई भी हो रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था पिछले कुछ महीनों में कि बहुत खुदाई हो रही है, और ये मरुस्थल के पूरे विस्तार को भी रोकती है। जब अरावली पर्वतमाला की कटाई होगी तो फिर मरुस्थल बढ़ता जाएगा और राजस्थान में मरुस्थल का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसलिए खुदाई पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मरुस्थल के पूरे प्रसार को रोकती है। जैसे मरुस्थल धीरे धीरे आगे फैल सकता है, लेकिन आगे अरावली पर्वतमाला आएगी तो वहीं रुक जाएगा ये। राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं इसे। जीवन रेखा, हमारे चैनल का नाम ही लाइफ लाइन है। जिस तरह आपको पढ़ाई में ये क्लास या हमारा प्रयास मुख्य भूमिका निभाएगा, उसी प्रकार राजस्थान में भी अरावली पर्वतमाला जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। सबसे ऊंची पर्वत, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे का देखते हैं पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश। राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान। चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह मैदान 23% भाग में फैला है। 23% भाग में फैला है ये राजस्थान के 23% भाग में। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बियड या डांग या उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो अब नाली अपर्दन यानी जो पानी आता है उससे भूमि का कटाव होता है, जिसे उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे बियड के नाम से भी जाना जाता है, और डांग या उत्खात भूमि के नाम से भी जाना था। बियड और बीड़ में अलग है, फर्क है, आप ये ध्यान रखें कि बियड ये बियड शब्द है, ना कि बीड़। सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, जिस पर 40% जनसंख्या रहती है।
देख लो, ये 40% जनसंख्या मरुस्थल में 61% भाग पर रह रही है और यहाँ पर 40% जनसंख्या 23% भाग में रह रही है। तो आपको पता है जनगणना तो ज्यादा होना ही है। माही का मैदान, ये माही नदी का मैदान भी पूरी मैदान के अंतर्गत आता है, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। माही की सहायक नदियां सोम, जाकम, मेरू है, जो भी है, अनास वगैरह, उनके नदियों द्वारा निर्मित माही का मैदान, जो 56 गांवों के समूह है और 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। 56 की पहाड़ियाँ अलग है और 56 का मैदान अलग है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है और 56 का मैदान ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 56 गांवों के समय और 56 नदी नालों के से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। आगे का भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला है। राज्य के क्षेत्रफल के 7% भाग पर फैला है हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर मध्यम काली उपजाऊ मिट्टी है जो लावा द्वारा निर्मित है। अन्य पठार आपको ये ध्यान, अब ये जो भी वन लाइनर है इनको आपको ये एकदम याद कर लेना है। उड़िया और आबू का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। उड़िया और आबू का पठार सिरोही में है। बोराट का पठार उदयपुर से राजसमंद तक। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य है। और लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ के मध्य है। आपको ये सारे भौतिक पठार याद रखने हैं। अन्य पठार जो है उड़िया और आबू का पठार सिरोही में, बोराट का पठार उदयपुर से राजसमंद तक और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जहाँ जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला भी बना है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया और भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जो बिजोलिया वाला भाग है उसमें ऊपरमाल का पठार है। और लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। आगे देखते हैं जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, इसके बारे में जानते हैं। अभी हमारी क्लास थोड़ी रही है, इसको पूरा कर लेते हैं। बहुत लंबी होगी क्लास, लेकिन अभी जो है वो पूरा पढ़ा देते हैं। आप अंत तक जरूर देखें। राजस्थान की जलवायु के बारे में देखो। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखो। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, ये है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं कि किस अक्षांश पर प्रदेश है, समुद्र से कितनी दूरी है, अरावली की स्थिति के कारण हमारी जलवायु प्रभावित होती है। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। राज्य के लगभग 61% भाग पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। आपको पता ही है, पहले ही बताया है ऊपर कि राजस्थान में मरुस्थल 61% भाग पर फैला है, तो वहाँ पर शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु है। आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो अरावली के पूर्व में स्थित है वहाँ पर उपाद्र, और सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र और बांसवाड़ा और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं: शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अति आर्द्र बांसवाड़ा और झालावाड़ में, और सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी भाग है भरतपुर वगैरह इलाका में यहाँ पर उपाद्र, और 61% भाग पर शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु, ये देख लो समय। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून तक। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु है जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी तक। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार सवाल आया था लैब असिस्टेंट भी इसका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, ये महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। और लू किसे कहते हैं? अत्यंत गर्म धूल भरी हवा जो गर्मियों में चलती है अभी, वो लू के नाम से जाना जाता है। अत्यंत गर्म धूल भरी हवा लू के नाम से। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
और माउंट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट कहते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये है वार्षिक वर्षा राजस्थान में कहाँ पर कितनी वर्षा होती है औसत। ये जैसलमेर में ये देखो 10 है, और ये 20 वाला है थोड़ा थोड़ा बीकानेर जोधपुर वगैरह भाग में, ये 30 40 ये 50, ये अरावली पर्वतमाला है, इधर इधर अरावली पर्वतमाला है। और ये सबसे ज़्यादा वाला यहाँ पर है, ये सिरोही में लगभग 150 वाला भाग। ये सब आप नक्शे को जो है थोड़ा रोक के देख लीजिए, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और ये हमारी क्लास आज की पूरी होती है, इसके बाद हम आगे की क्लास और लाएंगे। अभी 6th क्लास आती भी नहीं हुई है, इसके और भी पार्ट आएंगे, आप सभी को ज़रूर देखें। और यदि आपको कुछ समस्या होगी पढ़ने में या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास हमारी। थैंक यू, ठीक है, बाय।